तो जी सर, हम चलते हैं अपने लास्ट पोर्शन की तरफ अब कन्वर्टेबल लोन नोट्स, ठीक है? उससे पहले ये आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। ये मैं नहीं करवाऊँगा लेकिन मैं आपके साथ इनको रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ी-सी हेल्प हो जाए और आपने अटेम्प्ट इनको खुद करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है सर, आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू एफईटीपीएल मॉडल। तो सर वो देखें कैसे आपको चकमा देगा इस सवाल के अंदर। तो आपने उसकी बातों में नहीं आना सर, आपने ये देखना है कि इश्यूअर कौन है, हम कौन है? इश्यू कर रहे हैं बॉन्ड्स को या हम बॉन्ड्स को परचेज़ कर रहे हैं? तो सबसे पहले वो कह रहा है अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसिड। एसिड के अंदर इन्वेस्ट करता है सर वो, ठीक है? डेट आर मेजर्ड थ्रू एफईटीपीएल मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कहा ये तो मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, यानी डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? लोन नोट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी उनको परचेज़ करता है, बाय करता है। यहाँ तक तो जो जिस बच्चे को सिर्फ़ अगर वो रटूत होता है, उसने सिर्फ़ अपने जो है ना ट्रिक्स याद की हुई है, मैंने ऐसे टेबल बनाना है, ऐसे एंट्री करनी है सर, वो यहाँ तक मार खा जाएगा, ठीक है? लेकिन आपने पूरे सवाल की थीम को समझना है, वो सवाल आपसे क्या कह रहा है। उससे अगली लाइन में उसने कहानी बदल दी, वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2018 एल इशूड, एएल ने इशू किया 9% डिबेंचर एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80,000। अब सर उसने कहानी बदल दी, उसने कहा हमने अब जी इन्वेस्ट तो करते हैं, अब हमने इशू कर दिए हैं, ठीक है? हमने क्या किया, डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो 9% सर क्या कूपन रेट, सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स। वो कह रहा था मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू क्लासिफाई द डिबेंचर्स मेजर्ड एट एफईटीपीएल मॉडल। अब आपने अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को किस पे मेजर करना है, एफईटीपीएल मॉडल के ऊपर, टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच। सर ये बात आप समरी वाले पेज पे भी मेंशन होगी। देखें आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, फाइनेंशियल एसेट्स है, आपने उनको किस पे रखा हुआ है सर, एफईटीपीएल मॉडल के ऊपर, ठीक है? यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट की है डिबेंचर्स के अंदर, वो किस मॉडल के ऊपर है सर? आपके पास 3 मॉडल थे ना, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल और एफईटीपीएल मॉडल। तो सर वो कह रहा है अगर फाइनेंशियल एसेट्स उसने एफईटीपीएल मॉडल पे रखे हुए हैं, तो उसने अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी किस मॉडल पे रख दिया, एफईटीपीएल मॉडल पे, ताकि उसके फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है ना, उसके अंदर कोई मिसमैच ना है, अकाउंटिंग मिसमैच। यानी एक का गेन अगर ओसीआई के अंदर जा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल वो अपने फाइनेंशियल एसेट के लिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चूज करता, तो उसका गेन एंड लॉस ओसीआई में पार्क होता, और अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को अगर वो रख देता है एफईटीपीएल मॉडल पे, तो इसका गेन एंड लॉस कहाँ जा रहा होता सर, पीएनएल के अंदर। तो सर हमारे जो स्टैंडर्ड ऐसी गाइडेंस दी जाती है उसके अंदर कि आप अकाउंटिंग मिसमैच को रिमूव करने के लिए ना ऐसा कर सकते हैं, आपके पास एक चॉइस अवेलेबल है, कोई कंपलसरी नहीं है सर, ठीक है? तो इस लाइन का ये मतलब था कि आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स एक ही मॉडल्स पे आप रख लें। नहीं तो सर बाकी हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया रखने का, वो हमने जो सीखा है, कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट, के आपके कैश फ्लो एसपीपीआई हैं कि नहीं है, यानी सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होने चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपका जो बिजनेस मॉडल वो क्या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, हेल्ड फॉर सेल है, या हेल्ड फॉर सेल और ट्रेडिंग है, तो सर उस हिसाब से देखना है। तो ये पेपर में लिख के दे सकता है कि सर आप क्या अकाउंटिंग मिसमैच को रिमूव करने के लिए आपने ना अपने फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को इस मॉडल पे रख दिया, ऑल्दो वो इस चीज़ की स्पेसिफिकेशंस को क्या कर रहा था, पूरा नहीं कर रहा था। तो सर क्या आप कर सकते हो? जी सर आप कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अच्छा वो कह रहा था फेयर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 88,000। तो सर जो आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी जब इशू की थी वो कितने की थी, 80,000 की। अब उस फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है सर, ये तो ऐसा नहीं है जैसे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई सर। तो आप देख लेना, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप लोगों ने क्या करना है, गेन बुक करना है कि लॉस बुक करना है। एंड देयर वाज नो चेंज इन द क्रेडिट रिस्क ऑफ एएल इन दिस टाइम पीरियड। भाई क्रेडिट रिस्क के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो सर इसका मतलब जो चेंज आया है हमारे पास 8,000 का, तो सर वो जो हमारा पता नहीं लॉस है कि गेन है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? तो वो जो भी लॉस या गेन आया आपके पास सर, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, क्या हमने उसको पीएनएल को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो वो देख लेना, या हमने ओसीआई को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अच्छा फिर उसके बाद वो कह रहा है फिर उसके बाद 1 साल गुजरने के बाद आपकी जो फेयर वैल्यू है ना उसके अंदर डिक्रीज आ गया, यानी कि 80,000 की लाइबिलिटी अब 82,000 पे आ गई। पहले 80,000 की लाइबिलिटी 88 पे चली गई थी, अब 82 पे आ गई है। और उसके उसके साथ इसने लिख के बता दिया एएल हैज एस्टिमेटेड दैट इट इंक्लूड्स 4,000 ड्यू टू द चेंज इन ऑन क्रेडिट रिस्क। जो हमारे क्रेडिट रिस्क की वजह से चेंज आया वो सर 4,000 रुपये का आया, ठीक है? क्रेडिट रेटिंग वाज ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमारी क्रेडिट रेटिंग ड्रॉप हुई है ड्यूरिंग द ईयर। तो सर गेन बुक करना चाहिए, लॉस बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो हमने ऊपर देखा है। तो उम्मीद है कि मेरे चीतो आप ये कर लोगे, ठीक है? अच्छा तो सर ये आपकी P2 का पास पेपर है सर। तो इसमें वो क्या कह रहा है सर, कॉर्ट मीन मिनी बैंक एक बैंक है, वो प्रोवाइड करता है लोन कस्टमर्स को और फंड्स द लोन बाय सेलिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स सेल करता है, ठीक है? और उनसे इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है? वो कह रहा था लाइबिलिटी इज डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। लाइबिलिटी को उसने एफईटीपीएल मॉडल पे रखा हुआ है। द बॉन्ड हैड ओवरऑल फेयर वैल्यू इंक्रीज ऑफ 50 मिलियन। गौर से पढ़ने, आंखें खोल के सवाल को, कि फेयर वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया। अब उसने ये नहीं बताया कि
आपने कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी इशू की थी और आपने कितने पे कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट किया था, नहीं, उसने आपको डायरेक्टली चेंज बता दिया, ठीक है। तो हमारा वो पिछले सवाल के अंदर 75,000 आया था, अब हमें उसने कहाँ खड़ा कर दिया सर, उस स्टेप पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ उसने हमें बता दिया। अब वो हमसे ये चाह रहा है कि हम इसको तोड़ें ऑन क्रेडिट रिस्क के अंदर और मार्केट वैल्यू चेंज के अंदर, ठीक है। increase of 50 million in the year 30th November 2014, although the decline in Cotman credit worthiness has calculated to have contributed to fair value of the decline of 5 million। सर ये क्या कह रहा है, ये वो ये कह रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी, पता नहीं कितने पे रिकॉर्ड की थी, उसमें ना एक ओवरऑल 50 मिलियन का इंक्रीज आया, सबसे पहले 50 मिलियन का इंक्रीज आया, प्लस आपकी अपनी क्रेडिट वर्थीनेस की वजह से आपने कोई ऐसी हरकत सकनात की हैं, आपने कुछ ऐसे इंडिकेशन दिए हैं मार्केट में, मार्केट वालों को लग रहा है कि आपकी जो है ना लाइबिलिटी उसकी फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यानी आपको 5 मिलियन देना पड़ेगा। मार्केट वाले लोगों को लग रहा है कि यार ये बंदा 5 मिलियन लेके भाग जाएगा हमारे। तो सर एक जगह वो कह रहा है कि 50 मिलियन का इंक्रीज आया, और एक ये कह रहा है, दूसरी जगह वो कह रहा है द फेयर वैल्यू डिक्लाइन ऑफ 5 मिलियन आपकी अपनी क्रेडिट वर्थीनेस की वजह से। तो सर एक ही सवाल के अंदर उसने आपको इंक्रीज भी दिया हुआ है और डिक्रीज भी दिया हुआ है। तो सर एक जगह आप गेन बुक कर रहे होंगे और एक जगह आप ओवरऑल लॉस बुक कर रहे होंगे, और जो गेन जाना है क्रेडिट वर्थीनेस की वजह से ओसीआई में जा रहा होगा, तो सर आपने नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर देनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देनी है उसको। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 एंट्रीज होनी है, होप्स सो आप समझ जाओगे, स्कोर कर लोगे। नहीं तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपको ग्रुप में ज़रूर रिस्पॉन्ड कर दूंगा इसके लिए। तो हम चलते हैं सारे एग्जाम्पल की तरफ।